आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बैंक प्रमोशन से रिलेटेड और इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर गो थ्रू करना। इट इज रिलेटेड टू द सेफ डिपॉजिट लॉकर्स एंड द सेफ कस्टडी ऑफ द आर्टिकल्स। दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेटेस्ट अपडेट्स में इसको देखने को मिलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट लर्निंग अबाउट इट। तो जब भी कोई कस्टमर बैंक में लॉकर को हायर करता है तो रिलेशनशिप डेटर क्रेडिटर का नहीं रहता। जैसे हमने पढ़ा था कि सेविंग फंड अकाउंट के केस में जो रिलेशनशिप है बैंकर एंड कस्टमर का, डेट इज रिलेटेड टू कि बैंक होता है क्रेडिट डेटर क्योंकि बैंक ने पैसे देने होते हैं, और कस्टमर होता है क्रेडिटर। बट दैट इज नॉट द केस विद द सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। लॉकर्स के केस में क्या रहता है, जो रिलेशनशिप है वो लीज अग्रीमेंट से रिलेटेड रहता है। यानी कि जो बैंक है वो लीज पर स्पेस को देता है तो वो होता है लेसर, तो बैंक विल बी लेसर एंड कस्टमर लीज पर स्पेस को लेता है, सो दैट विल बी लेसी। दैट इज द लीगल रिलेशनशिप बिटवीन द बैंक एंड द कस्टमर। सो बैंक एक्ट करेगा लेसर की तरह और कस्टमर एक्ट करता है लेसी की तरह। एंड बैंक डज नॉट नो कि क्या कंटेंट रखे जाने वाले हैं लॉकर के अंदर, क्या वैल्यूएबल्स हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। इन नॉर्मल कोर्स बैंक को नहीं पता होता है और बैंक सिर्फ और सिर्फ कस्टोडियन होता है वोल्ट का या लॉकर सिस्टम का, लेकिन वो कंटेंट का ऑनर नहीं बनता और बैंक की लाइबिलिटी भी लिमिटेड रहती है। और बैंक जब भी लॉकर देते हैं ना तो बैंक को प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करनी पड़ती है, सिक्योरिटी के हिसाब से, प्रॉपर वोल्ट लॉकर रूम के ऑपरेशंस के हिसाब से। एंड अगर कंटेंट का लॉस होता है बैंक की नेग्लिजेंस की वजह से, लेट्स से थेफ्ट हो गया, बर्गलरी हो गई या वीक सिक्योरिटी सिस्टम था, तो बैंक को यहां पर जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। और आरबीआई की लेटेस्ट गाइडलाइन के हिसाब से, लेट्स से इन केस अगर कंटेंट का लॉस होता है बर्गलरी की वजह से, चोरी की वजह से, डकैती की वजह से, फायर की वजह से, तो बैंक की लाइबिलिटी कितनी रहेगी, जो एनुअल रेंट था ना उसका 100 टाइम्स। यानी कि मान लो एनुअल रेंट जो है वो है 5,000 रुपए, तो बैंक की मैक्सिमम लाइबिलिटी रहेगी 100 टाइम्स ऑफ इट, दैट्स इट 5 लाख रुपीज एंड नॉट मोर देन दैट। ठीक है, यानी कि ईयरली जितना रेंट है उसका 100 टाइम मैक्सिमम लाइबिलिटी हो सकती है। बैंक जो भी लॉस या डैमेज होते हैं, लेट्स से ड्यू टू द एक्ट ऑफ गॉड, लेट्स से फ्लड आ गया, अर्थक्वेक हो गया या दंगे हो गए, राइट हो गए, तो बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं है। एंड बैंक के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि उन्होंने कंटेंट ऑफ लोकर की इंश्योरेंस करवानी है। कस्टमर को खुद से अपने गुड्स की इंश्योरेंस करवानी पड़ेगी अगर वो चाहते हैं, तो कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, राइट। एंड फर्दर, इन केस अगर लॉकर इनएक्टिव रहते हैं या कोई ऑपरेशन नहीं होते हैं तो उसके केस में क्या गाइडलाइंस है। लेट्स से अगर कोई लॉकर जो है वो अनऑपरेटेड है, कोई विड्रॉ नहीं हुआ, डिपॉजिट नहीं हुआ कंटेंट से रिलेटेड बहुत लंबे टाइम के लिए, तो बैंक को रिव्यू करना पड़ेगा। आरबीआई कहता है कि ऐसे लॉकर के केस में जो हाई रिस्क कैटेगरी है आप उसे मानोगे। अगर लेट्स से अगर 1 साल हो गया, ठीक है, तो आप बेसिकली उसको हाई रिस्क मानोगे। एंड मीडियम रिस्क के लिए 3 साल का टाइम पीरियड है, सो दिस इज रिलेटेड टू इट। तो 3 साल के लिए मीडियम रिस्क काउंट करते हो, लेट्स से 3 साल तक का नॉन ऑपरेशन रहा तो बैंक जो है वो कॉन्टेक्ट करेगा, रिव्यू करेगा। और लेट्स से 1 साल तक अगर नॉन ऑपरेशन रहा है तो कस्टमर को आप इमीडिएटली कॉन्टेक्ट करोगे। एंड साथ के साथ बैंक को अटेम्प्ट करना पड़ेगा कि रजिस्टर्ड एड्रेस पर आप उनको कांटेक्ट करो, उनको मेल करो, उनको फोन नंबर पर कॉल करने की कोशिश करो, या जिन्होंने लेट्स से उनके अकाउंट में इंट्रोडक्शन दिया है अगर कुछ नहीं मिल रहा तो आप उनको कांटेक्ट करने की कोशिश करो। सो बैंक एक नोटिस भेजता है लेसी को, यानी कि कस्टमर को, उनको पूछता है कि भाई आप अपने अकाउंट को क्यों ऑपरेट नहीं कर रहे हो। अगर कोई रिस्पांस नहीं मिलता और लेट्स से लोकर फिर भी बंद ही पड़ा है, तो बैंक लोकर को ओपन कर सकता है ऐसा नोटिस देने के बाद और पर्टिकुलर प्रोसीजर्स को फॉलो करने के बाद। एंड साथ के साथ अगर मान लो रेंट अनपेड है, पे ही नहीं किया, लेट्स से 3 साल तक रेंट पे नहीं हुआ, तो बैंक जो है लाइसेंस जो दिया था ना उन्होंने लॉकर को इस्तेमाल करने का, उसको टर्मिनेट कर सकता है एंड ब्रेक ओपन कर सकता है लॉकर को प्रॉपर नोटिस देने के बाद। कंटेंट की प्रॉपर इन्वेंट्री बनाई जाएगी एंड जो बैंक की पॉलिसी उसके हिसाब से एक्शन लिया जाएगा। फिर बात आती है रिलेटेड टू द सीपीपी एपीएस गाइडलाइंस। नाउ सीपीपी एपीएस गाइडलाइंस बेसिकली क्या है, इट्स रिलेटेड टू कि अब इंटरनल जो पॉलिसी है वो तो चलो लागू होती होती है, लेकिन कस्टमर प्रोटेक्शन एंड एप्रोप्रिएट सर्विस स्टैंडर्ड के हिसाब से कुछ गाइडलाइंस हैं जिनको फॉलो करना पड़ेगा। दोज नीड टू बी फॉलोड, उन गाइडलाइंस को आपको फॉलो करना पड़ता है। इट मीन्स कि बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑब्लिगेशन है कि कस्टमर के अधिकारों को बचाना है, उनको अप्रोप्रिएट सर्विस प्रोवाइड करनी है जब भी आप लॉकर या सेफ डिपॉजिट आर्टिकल्स की फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हो। ये स्टैंडर्ड्स बेसिकली इंश्योर करेंगे कि लॉकर स्पेस तो आप दे ही रहे हो, साथ के साथ
कस्टमर को आप क्लियरली बताओगे टर्म्स के बारे में, जो भी रिस्क एसोसिएटेड है उनके बारे में प्रॉपर, ताकि स्मूथ एक्सेस होता रहे, फेयर रेजोल्यूशन हो जाए। लेट्स से इन केस अगर कस्टमर की डेथ हो जाती है, लॉस होता है, डैमेज होता है, सो वो सब चीजें इसमें मेंशन की जाती हैं। तो बैंक के पास ना एक बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी होनी चाहिए, ऑपरेशनल गाइडलाइंस होनी चाहिए कि लोकर फैसिलिटी कैसे रहेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, ऑपरेशंस किस तरह से होंगे, नॉमिनी या क्लेम्स किस तरह से दिए जाएंगे, और कस्टमर ड्यू डिलिजेंस का प्रोसेस किस तरह से फॉलो किया जाएगा। बैंक को एक मॉडल लोकर अग्रीमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा टू द लेसी, यानी कि जो लोकर हायरर है उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा, जहां पर राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस दोनों मेंशन की जाएंगी। एंड बैंक को एक ब्रांच वाइज जो लिस्ट है वेकेंट लॉकर्स की वो मेंटेन करनी पड़ेगी, वेट लिस्ट बतानी पड़ेगी कि किस तरह से आप वेट लिस्ट दे रहे हो, एंड जो भी पर्सन आते हैं आप उनको टोकन भी दे सकते हो। एंड कस्टमर्स जो है उनको बेसिकली दी जाएगी लॉकर अग्रीमेंट, यानी कि लॉकर अग्रीमेंट की एक कॉपी दी जाएगी जो बैंक के द्वारा भी साइंड होगी एंड कस्टमर के द्वारा भी साइंड होगी। एंड साथ के साथ आइडेंटिटी एंड कस्टमर जो एड्रेस वेरिफिकेशन है वो होना काफी ज्यादा जरूरी है। एंड जो भी ऑथराइज पर्सन हैं जो लोकर को ऑपरेट करेंगे उनके स्पेसिमेन सिग्नेचर्स, उनका रिकॉर्ड होना, उनकी फोटोग्राफ्स होना, एंड जो पर्सन किस डेट टाइम पर आए थे, तो वो सारी डिटेल्स बैंक मेंटेन करेगा। एंड बैंक क्लियरली मेंशन करेगा कि जो भी आइटम्स प्रोहिबिटेड है लोकर के केस में, लाइक आप कैश नहीं रख सकते, एक्सप्लोजिव नहीं रख सकते, हथियार नहीं रख सकते, ताकि कस्टमर जो है उन कंडीशंस को एक्सेप्ट करे। एंड अगर नॉमिनेशन फैसिलिटी की बात करें ना, तो कस्टमर को एक ऑप्शन दी जाएगी कि वो एक या दो पर्सन को, एक या ज्यादा पर्सन को नॉमिनेट कर सकता है। खास करके जो अभी पुरानी गाइडलाइंस चल रही है ना आईबीए के हिसाब से, दो अगर ज्वाइंट लॉकर अकाउंट है तो उसमें दो नॉमिनेशन मैक्सिमम अलाउड है, वन बाय ईच ऑफ द होल्डर, राइट। बट इन जनरल अगर हम बात करें तो एक ही नॉमिनेशन अलाउड होती है, लेकिन एज पर द रूल्स एंड एज पर द आईबीए गाइडलाइंस दो नॉमिनेशन अलाउड है अगर ज्वाइंट लॉकर ऑपरेशन है, तो मैक्सिमम दो अलाउड है, राइट। और बैंक को एक कंटिन्यूस सीसीटीवी मेंटेन करना पड़ेगा, बायोमेट्रिक एक्सेस रखना पड़ेगा या ऑडिट ट्रेल रखनी पड़ेगी कि लॉकर रूम का एक्सेस किस किस के पर्सन के पास था। एंड लेट से अगर हायरर की डेथ हो जाती है तो क्लेम सेटलमेंट किस तरह से हो रही है, प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट के अंदर बैंक्स को लेट से क्लेम को सेटल करना पड़ेगा। एंड लोकर रेंट की बात करें तो लोकर रेंट बैंक एडवांस में मेंटेन करेगा, अपने पास कलेक्ट करेगा, एंड चार्जेस को डिस्क्लोज करना पड़ेगा, एंड रिन्यूअल के टाइम पर, टर्मिनेशन के टाइम पर आपको नोटिस देना पड़ेगा, बैंक की जिम्मेदारी रहेगी। और बैंक की ही लाइबिलिटी रहती है कि इन केस मान लो अगर किसी वजह से, नेग्लिजेंस की वजह से, जैसे मैंने आपको बताया, लॉस हो जाता है, ठीक है, नॉट बिकॉज ऑफ द एक्ट ऑफ गॉड बट बिकॉज ऑफ द नेग्लिजेंस ऑफ द बैंक, थेफ्ट ऑफ फायर, या फिर वीकर सिक्योरिटी सिस्टम की वजह से, तो एनुअल रेंट का 100 टाइम्स बैंक को पे करना पड़ सकता है मैक्सिमम लाइबिलिटी के तहत, राइट। सो ये चीजें रहती हैं, राइट। सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, सीपीपी एपीएस गाइडलाइंस जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर्टिकुलर रिगार्ड में। देन इट्स रिलेटेड टू द सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर द रेंट, तो ये चीज अब बंद कर दी गई है। आप देखो एफडी का इस्तेमाल कर सकते हो एज अ सिक्योरिटी की लोकर रेंट की आपको पेमेंट आती रहे, लेकिन अलॉटमेंट के पर्पस के लिए आप किसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप एफडी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि आप हमारे पास 5 लाख की 10 लाख की एफडी रखोगे तभी आपको लोकर हम अलॉट करेंगे, नहीं तो अलॉटमेंट नहीं देंगे। एंड दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू कस्टमर चॉइस, कि कस्टमर फ्री है कि वो फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज या पे जो रेंट है वो अपफ्रंट पे कर सकता है, वो कस्टमर की चॉइस रहती है। Then it's related to CDD for the lockers. As I told you, documentation is necessary, KYC is necessary, and periodic review आपने करना होता है लोकर्स के केस में, राइट। सो देखो जब तो लोकर के केस में नॉमिनेशन है, लेट्स से पर्सन ए ने लोकर लिया एंड पर्सन बी को इसने नॉमिनी किया, पर्सन ए की हो जाती है डेथ, राइट, पर्सन ए डाइड। नाउ इन दैट सिनेरियो जो बैंक है वो वेरीफाई करेगा डॉक्यूमेंट को, नॉमिनी आया एंड उसको लॉकर ओपन करवाओगे। लेकिन ये लॉकर जो ओपन करवाओगे ना, ये आप ऑफिशियल्स की प्रेजेंस में करवाओगे, और दो विटनेस भी ले लेते हो आप इसमें, टू विटनेसेस आर रिक्वायर्ड। एंड जो भी कंटेंट्स होते हैं ना उनको बेसिकली क्या किया जाता है, कंटेंट्स को देखा जाता है, भाई क्या क्या कंटेंट थे उसमें, इन्वेंट्री प्रिपेयर की जाती है। एंड जो इन्वेंट्री होगी डेट विल बी साइंड बाय द नॉमिनी, बैंक ऑफिशियल्स एंड द विटनेसेस। एंड इन्वेंट्री करने के बाद आप कंटेंट को हैंड ओवर कर देते हो नॉमिनी को। एंड बैंक जो है वो ओनरशिप को डिसाइड नहीं करता, बैंक को वैलिड डिस्चार्ज मिल गया। एंड बैंक जो है पूरा का पूरा जो प्रोसेस होता है ना एज पर द आरबीआई रूल, ये पूरा का पूरा गाइडलाइन को कंप्लीट करता है विद इन 15 डेज। यानी कि अगर नॉमिनी एग्जिस्ट करता है तो 15 दिन के अंदर अंदर बैंक इस प्रोसेस को कंप्लीट करता है। क्लियर है चीज। बट लेट्स से अगर लॉकर में कोई नॉमिनेशन नहीं है, तो जो लीगल हेयर होते हैं ना डिजीज हायरर के, वो क्लेम कर सकते हैं। एंड अगर किसी पर्सन को मान लो विल के थ्रू ऑथराइज किया गया, प्रोबेट के थ्रू किया गया, या सक्सेशन सर्टिफिकेट के थ्रू किया गया, तो लोकर हायरर ने अगर विल छोड़ी है, अगर टेस्टामेंटरी केस है, तो उसकी कॉपी, प्रोबेट ऑर्डर, केवाईसी जो होंगे, सक्सेशन सर्टिफिकेट वगैरह हो गया, वो सब चीजें आप लेके आओगे। एंड उसके हिसाब से जो लोकर है वो ऑपरेट करना पड़ेगा, बाकी सारा प्रोसेस सेम है।
बट इन केस मान लो जो ज्वाइंट लोकर था, जो जहां पर दो या उससे ज्यादा हायरर थे, और जहां पर लेट से आइदर सर्वाइवर केस था, तो सर्वाइवर को पूरा का पूरा एक्सेस मिल जाएगा आफ्टर शोइंग द डेथ सर्टिफिकेट एंड द केवाईसी। ठीक है, अगर मान लो आइदर सर्वाइवर का रूल था लॉकर के केस में, तो सर्वाइवर वैसे तो यूज कर नहीं सकता, लेकिन उसके केस में वो डेथ सर्टिफिकेट देगा आइदर का। ठीक है, डेथ सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देगा एंड उसको पूरा का पूरा एक्सेस मिल जाएगा, कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जहां पर ज्वाइंट ऑपरेशन है, लेट्स से ए एंड बी आर ज्वाइंटली ऑपरेटिंग द लॉकर, राइट, वहां पर अगर किसी एक पर्सन की डेथ हो गई है, तो उसके केस में सक्सेशन सर्टिफिकेट होगा, सभी लीगल हेयर्स का कंसेंट होगा, एंड सक्सेशन सर्टिफिकेट बाद आप ऑपरेट करने दोगे दोनों को ज्वाइंटली। जैसे लेट्स से पर्सन ए की डेथ होगी और ज्वाइंट लॉकर है, तो यहां पर सक्सेशन सर्टिफिकेट ऑफ ए, सक्सेशन सर्टिफिकेट ऑफ ए, उसके लीगल हायर आएंगे, सक्सेशन सर्टिफिकेट आएगा, और पर्सन बी ये ज्वाइंटली ऑपरेट करवाएगा बैंक, और लोकर को फिर उसके बाद क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। एंड इन केस अगर लोकर रेंट पेंडिंग है एट द टाइम ऑफ द डेथ, तो बैंक जो है वो नॉमिनी को या हेयर्स को, जो लीगल हेयर होते हैं, उनको डिनाई नहीं कर सकता कि भाई हम नहीं कर देंगे, पहले रेंट पे करो, राइट। तो बैंक जो है पेंडिंग रेंट को रिकवर कर सकता है डिजीज के अकाउंट में से, उसकी फिक्स डिपॉजिट अगर आपने रखी है कोई रेंट के लिए, उसमें से कर सकते हो, या फिर फाइनल जो हैंड ओवर करना उससे पहले आप रिकवर कर सकते हो। अगर लॉकर की गुम जाती है डेथ के बाद, तो नॉमिनी जो है वो रिक्वेस्ट देंगे, नॉमिनी या जो लीगल हेयर है विद द सक्सेशन सर्टिफिकेट, दे विल बी रिक्वेस्टिंग कि भाई हम ब्रेक ओपन करना चाहते हैं लोकर को, एंड बैंक जो है ब्रेक ओपन के प्रोसेस को हैंडल करेगा। चार्जेस जो होंगे वो आप लोकर अकाउंट में से या सिक्योरिटी डिपॉजिट में से निकालोगे, या फिर उसके हिसाब से कवर करोगे, एंड इन्वेंट्री के जो कंटेंट है जैसे प्रॉपर प्रोसेस होता है उसी तरह से आप होल्ड करोगे, राइट। सो बैंक को क्लेम सेटलमेंट का प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ता है 15 दिन के अंदर अंदर, एंड विटनेसिंग की जरूरत होती है, बैंक को डिले नहीं रखना होता है। सो दैट इज द पॉइंट्स रिलेटेड टू इट, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब देखो नॉमिनेशन से रिलेटेड ना मैं आपको क्लियर चीज बताता हूं, नॉमिनेशन से रिलेटेड नए रूल्स कर चुके हैं लागू, राइट, न्यू नॉमिनेशन रूल्स। एंड ये जो नए नॉमिनेशन रूल्स है ये क्या कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो लॉकर के केस में या तो आप 4 सक्सेसिव नॉमिनी बना सकते हो, राइट, जैसे मान लो नॉमिनी 1, नॉमिनी 2, नॉमिनी 3, नॉमिनी 4, या तो 4 सक्सेसिव नॉमिनी बना सकते हो जो ऑपरेटिव होंगे, राइट। लेट्स से अगर अर्लियर नॉमिनी की डेथ होगी तो नॉमिनी 2 आएगा, अगर नॉमिनी 2 की डेथ होगी तो नॉमिनी 3, नॉमिनी 3 की डेथ होगी तो नॉमिनी 4, इस तरह से। या फिर साइमल्टेनियस नॉमिनेशन हो सकती है कि मल्टीपल नॉमिनीज जो कि एक्टिव है सेम टाइम पर, वो परसेंटेज को शेयर करेंगे। लेट्स से सेकंड मॉडल क्या है कि ये यहां पर नॉमिनी 1 है, नॉमिनी 2 है, नॉमिनी 3 है, नॉमिनी 4 है, और यहां पर परसेंटेज दे दी कि इसका शेयर है 20%, इसका 30%, इसका 20%, इसका 30%। तो इस हिसाब से वो जो भी लॉकर है, सेफ का स्टडी के कंटेंट है, ठीक है, वो कर लेंगे। लेकिन साइमल्टेनियस नॉमिनेशन जो होती है दैट इज नॉट परमिटेड फॉर द लॉकर्स, ये सेफ डिपॉजिट के केस में, ये डिपॉजिट्स के केस में होती है, नॉट इन द केस ऑफ द लॉकर्स। ये परसेंटेज वाली अप्लाइड नहीं है, सिर्फ सक्सेसिव नॉमिनेशन जो होती है दैट इज अलाउड इन केस ऑफ द लॉकर्स। क्लियर है चीज, राइट। एंड दैट इज फ्रॉम November 1st 2025 लॉकर्स के लिए दैट इज एप्लीकेबल कि अप टू 4 नॉमिनेशंस आर अलाउड। ओके, so that will be all related to the locker here, and in the next video we'll be covering all about the safe custody of articles. make sure कि अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, एंड अगर कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए क्या लिखना है आपको, प्रमोशन अपडेट्स, यू नीड टू राइट प्रमोशंस लिख दो सिर्फ चाहे, और इसे व्हाट्सएप कर दो टू द नंबर 8360944207 के ऊपर। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी लर्निंग।